असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जय हिंद दोस्तों। हिंदी और प्राइड जो आपके बीच से काफ़ी दिन से गायब था, आज आप सबके बीच वापस से अपना वही स्थान लेने जा रहा है। जैसे कि हमें पता है कि सफलता कोई पड़ाव नहीं होता, बल्कि वो निरंतर चलने वाली यात्रा होती है। और इस यात्रा में हम कहीं भी रुक जाते हैं, अपने पाँव लड़खड़ा जाते हैं, तो हम वहीं पे आ जाते हैं जहाँ से उस यात्रा को शुरू किए होते हैं। हमने हिंदी और प्राइड के साथ एक स्वप्न देखा था कि हिंदी को सतत रूप से हम पढ़ेंगे ही नहीं, बल्कि आत्मसात भी करेंगे। और हमने जीएस पेपर सेकंड, जिसमें अपना उपन्यास, कहानी यानी गद्य की जो भी विधाएं थी, मैंने लगभग करा दी थी। लेकिन ये था कि मैंने उसके साथ ये बोला था कि सभी के साथ, क्योंकि सिर्फ हमें कहानी पढ़ के बस उसका आंसर हम नहीं दे सकते। कहानी तो एक पृष्ठभूमि तैयार कर देता। उपन्यास जितनी भी गद्य की विधाएं पढ़ते, चाहे वो निबंध है, कथा है, कहानी है, नाटक है, ये सिर्फ एक पृष्ठभूमि देता। लेकिन पृष्ठभूमि के विषयांतर जाके हमें ये देखना होता कि कौन से प्रश्न किस प्रकार आएंगे और उन प्रश्नों का हमें आंसर कैसे करना है। तो मैंने कहा था सभी के साथ में एक वीडियो बनाऊंगी कि ऐसे हमें प्रश्न को करना है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसके शॉर्ट नोट्स कैसे होने चाहिए। तो आई थिंक मैंने ये चीज़ दिव्या उपन्यास के साथ किया था, जो कि काफ़ी हिट रहा। लोगों ने बहुत उस वीडियो को पसंद किया और मुझे जहाँ तक लगा लोगों की प्रतिक्रिया ये रही कि वो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया, उन्हें समझ में आया और मुझे ये बहुत मेरे लिए खुशी की बात थी। लेकिन वही है कि मैंने बीच में छोड़ दिया था। लेकिन काफ़ी दोस्तों का लगातार इस चीज़ को लेके जो भी रुचि ले रहे थे, उनका मैसेज आया, तो मुझे लगा कि नहीं, अपने पढ़ते पढ़ते साथ में अगर कुछ भी हम किसी को दे सके तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं अच्छा होगा। और मैंने उसी क्रम में ये सोचा कि वापस से हम इस चीज़ को शुरू करते हैं कि हम जो सेक्शन बी यानी खंड खा जो है सिलेबस का, तो हमने क्या किया, उसका स्टैटिक पोर्शन देख लिया है। जैसे गोदान उपन्यास है तो हमने ये समझ लिया कि गोदान उपन्यास है क्या, मैंने पूरा करा दिया कि एक बार आप उपन्यास पढ़ेंगे और आपके दिमाग में ओवरऑल उपन्यास की समझ अच्छी हो जाएगी। लेकिन उस उपन्यास को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, कैसे हमारे प्रश्न आएंगे और उसको हमको कैसे टैकल करना है, वो चीज़ हमने नहीं कराया था उस समय। और आप लोगों का सहयोग रहा, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को स्प्रेड करेंगे तो फिर मैं वापस से उसी जुनून से लग जाऊंगी और हम लोग जल्द से जल्द फिर इसको अंत करने की कोशिश करेंगे कि हाँ, हमारा हिंदी का होता रहे। तो देखिए, आज ये गोदान मैंने क्या किया है कि आप प्लेलिस्ट में देखेंगे तो गोदान है, दिव्या उपन्यास है, महाभोज, स्कंदगुप्त नाटक है, श्रद्धा भक्ति निबंध है, इन सभी को बहुत अच्छे से करवाया है। अब आज मुझे जब मैं ये शुरू कर रही हूँ तो ये नहीं है कि वापस से वही चीज़ रिपीट करना है, बल्कि ये काम करना है कि जैसे हमने वहाँ पे देख लिया को गोदान उपन्यास, अब हमें पता है कि ये गोदान उपन्यास जो है उसमें संभावित प्रश्न देखना है। तो हमारे सिलेबस में है 2 पेपर होते हैं। अब एक खंड का है आपका पेपर ख मान लीजिए, और इसमें भी आप मान लीजिए कि आपका जो भाग 1 था, भाग 1 में प्रश्न पत्र 1 है और उसी में खंड ए है और बी है। बी में आपको सीधे सीधे सिलेबस में दिया था कि उपन्यास के बारे में आपको पढ़ना है। और जैसे ही जो सेकंड पेपर था उसमें ये था कि खंड बा जो होता है, या खंड खा कैसे कह सकते हैं उसको, गोदान, उसमें सीधे गोदान को मेंशन किया है। तो यानी एक तो आपको कंप्लीटली ये पढ़ना था उपन्यास क्या है, उपन्यास जो विधा है वो क्या है, प्रमुख उपन्यासकार कौन कौन है, उसका उद्भव कैसे, उसका विकास कैसे रहा, आधुनिक युग के उपन्यास को आप देख रहे हैं तो पूरी एक उपन्यास विधा का कह सकते हैं कि उसका विकास क्रम क्या रहा है, उसका चरण क्या रहा है, ये आपको फर्स्ट पेपर में है पूछने को। और जो सेकंड पेपर में वो रेफरेंस दे दिया कि आपको दिव्या उपन्यास पढ़ना है और गोदान उपन्यास पढ़ना है। अब बात आती कि गोदान उपन्यास स्पेसिफिक तो हमने पढ़ ली, हमने उसके क्वेश्चन नहीं किए, तो वही चीज़ यहाँ पे देखना है कि उस उपन्यास को हमको कैसे करना है, उसके प्रश्न को कैसे देखना, और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक एक चीज़ों को हमारे पास संक्षेप में उसके क्या कंटेंट रहने चाहिए जो मेन एग्जाम में काम है। देखिए, यहाँ पे आपको गोदान संभावित प्रश्न पहले बताएंगे कि कौन कौन से प्रश्न रहे हैं। दूसरा है गोदान में पीढ़ी संघर्ष। गोदान उपन्यास किस चीज़ पर आधारित है, पीढ़ी संघर्ष पर आधारित है। तो मेन थीम ये पता चल गया कि गोदान उपन्यास ये आपका पीढ़ी संघर्ष पे है। तीसरा, गोदान जो है डूबते हुए सामंतवाद तथा उभरते हुए पूंजीवाद की कथा है।
अथवा गोदान अपने युग का प्रतिबिंब है तथा आने वाले युग की प्रसव पीड़ा है। इसमें आपको पूरा ये दिखा दिया कि गोदान उपन्यास में अगर देखेंगे तो आपको एक साथ 4 चीज़ें मिलेंगी: सामंतवाद, ढहता सामंतवाद, उभरता पूंजीवाद, अपने युग का प्रतिबिंब हर एक उपन्यास होता है, और आने वाले युग की प्रसव पीड़ा। कि एक उपन्यास आपको आईना दिखाता है, वर्तमान का प्रतिबिंब क्या है, भविष्य में क्या होने वाला है, या जो अतीत में क्या रहा है। इसी तरीके से एक बिंदु पे देखें कि गोदान में आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद का क्या चुनौती है, इसमें मार्क्सवाद का क्या प्रभाव है। गोदान को अगर आप महाकाव्यात्मक उपन्यास कहेंगे तो क्यों कहेंगे, क्यों इसको महाकाव्यात्मक उपन्यास की ही संज्ञा दी जानी चाहिए। गोदान क्यों एक तरह से जीवन की कथा है, क्योंकि जब भी हम वेस्टर्न फिलॉसफी पे जाते हैं, ये वेस्टर्न हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे जाते हैं, लिटरेचर में भी अगर हम कहें कि वेस्टर्न लिटरेचर कहीं ना कहीं उससे इम्पैक्ट बहुत कुछ रहा है हर एक विधा में, तो फिर क्या वहाँ का जो जीवन का जो लिखने का एक साहित्यकार लिखता है तो क्या वो त्रासद जीवन में रहता है या हमारे यहाँ के कैसे हैं। तो जब हम विधाओं को पढ़ते हैं, जो भी विधा पढ़ते हैं, उस विधा को देखते ही कहाँ से आए, क्योंकि मानव जीवन तो एक तरीके से एक सभ्यता का जन्म हुआ, तो वो अपनी कंप्लीट अगर देखें तो पूर्ण रूप में देखेंगे हर जगह पे हर एक समाज को प्रतिबिंबित करता है। तो कौन से समाज में किस विधा को किस प्रकार लिखा गया और हमारा विधा जो है वो उससे किस प्रकार प्रभावित है। समकालीन, देखिए समकालीन विमर्श, या गोदान का गोदान ही नामकरण क्यों होना चाहिए। गोदान में ऐसा क्यों है कि दोहरा कथानक या समानांतर शिल्प, गोदान की भाषा शैली, गोदान की चरित्र योजना क्या है। गोदान में शहरी जीवन की कथा में मालती मेहता के संवादों से उभरने वाला एक जो जीवन का दर्शन मिलता है, अभी जीवन की गूढ़ दर्शन है जो आपको मालती मेहता के संवाद में ही मिल जाते हैं। एक शहरी जीवन जो जी रहा है या मध्यवर्गीय जीवन जो आधुनिक युग में या प्रगतिवाद कविता तक आते आते आप देखेंगे आज के जीवन में वर्तमान संदर्भों में देखा जाए, जिसमें शहरी परिदृश्य में देखना है कि एक व्यक्ति का मन जो होता है तो वो कैसे व्यथित होता है, या आंतरिक मन में क्या कलह चलता रहता है, वो संवाद के रूप में कैसे स्थापित होता है। मालती मेहता के संवाद से शहरी जीवन का संपूर्ण विवरण हम देख पाएंगे यहाँ पे। गोदान पर छायावाद, युगीन नारी तो परिकल्पना, तो एक नारीवाद दृष्टि है फेमिनिज्म। तो छायावाद, युगीन नारी तो परिकल्पना क्या है। वर्तमान में भी नारी सशक्तिकरण को केंद्र में रख के कितनी चीज़ें हो रही हैं, तो गोदान से हमें इस चीज़ के बारे में क्या मिलता है। तत्कालीन जब गोदान आपका लिखा गया उस समय नारीत्व की परिकल्पना किन रूपों में की गई होगी। प्रेम दर्शक एवं रोमांटिक दृष्टिकोण का प्रभाव। इसके बाद ये है कि इसमें कुछ ऐसे भी आपको वाक्य मिलेंगे जो वाक्य होते हैं, जैसे एक होता है एक सूत्र शैली या निगमनात्मक शैली, जैसे हम रामचंद्र शुक्ल जी का, कि छोटे ही वाक्यों में उतने चुस्त दुरुस्त वाक्य होंगे, वो सूत्र होगा कि जैसे एक फॉर्मूला आपको मैथ का पकड़ा दिया जाए और उससे जीवन की गूढ़ से गूढ़ जो समस्याएं हैं उसको सॉल्व करने का एक तरीका मिल जाता है। कुछ ऐसे ही है कि व्याख्या अभ्यास में आपको उन्हीं वाक्यों को दिया जाता है जिसमें वो 2 लाइनों में बहुत कुछ समाया होता है और आपको वो एक्सप्लेन करना होता है। और सेकंड पेपर में आपको चाहे ये एक्सप्लेन इस तरीके से आए या सीधे प्रश्न आए, यानी दोनों प्रकार से आ सकता है प्रश्न। तो जब भी आप उपन्यास पढ़ेंगे तो सपाट उपन्यास को पढ़ने के बजाय उसमें कुछ ऐसी लाइनें होंगी जिनका व्याख्यात्मक हल आपको पता होना चाहिए, जिससे आप जो व्याख्या हेतु प्रश्न दिए गए हों उनका उत्तर उचित तरीके से दे सकें। तो व्याख्या के लिए महत्वपूर्ण गद्यांश कौन कौन से हैं, तो इससे ये पता चला कि जो हम वहाँ पे एक उपन्यास को देखे थे, उस उपन्यास को हमको इतने एंगल से देखना है, उनके प्रश्न को देखना है, उस गोदान में पीढ़ी संघर्ष को, पूंजीवाद, सामंतवाद, युग का प्रतिबिंब, आने वाली प्रसव पीड़ा, आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद की लड़ाई, मार्क्सवाद का प्रभाव, महाकाव्यात्मक उपन्यास है कि नहीं है, त्रासद जीवन की कथा है कि नहीं है, नामकरण क्यों दिया गया, समकालीन विमर्शों के परिप्रेक्ष्य में उसका मूल्यांकन हम किस प्रकार करेंगे, दोहरा कथानक के समानांतर शिल्प कैसे चल रहा है, उसकी भाषा शैली के बारे में, उनके चरित्र योजनाओं के बारे में, ग्रामीण और शहरी
जो संवादों का उभरने वाला जीवन दर्शन है, नारीत्व की परिकल्पना, रोमांटिक दृष्टिकोण का प्रभाव, ये सभी तथ्यों पे ये जितने भी क्रम वाइज प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों का उत्तर हम यहाँ तलाशेंगे। फिर ये जाके तभी लगेगा कि हाँ, हमने जो अपना गोदान उपन्यास पढ़ा है उससे जो सार्थक चीज़ें थी वो निकाल पाए हैं। क्योंकि एक उपन्यास पढ़ने से तो आप खो गए, एक जीवन दर्शन आपने पूरा पढ़ लिया, लेकिन उसमें बहुत सारे एंगल थे जो आपको कंठस्थ भी होना चाहिए, वो आपकी कॉपी में भी होना चाहिए। तो ये इन प्रश्नों के बारे में। अब यहाँ पे ये है कि जो भी प्रश्न है, सबसे पहले अगर हम देखना चाहें उनके प्रश्न क्या क्या हैं। हालांकि ऐसे ही सारी चीज़ों को अगर चलता रहा तो क्रम से बिल्कुल ऐसे ही कराया जाएगा। अब देखिए, गोदान के संभावित प्रश्न पर अगर बात करें तो ये चीज़ यहाँ पे अब देखने को मिल रहा है कि इसमें डायरेक्ट प्रश्न भी है कि जैसे आप देखिए कि गोदान का युगीन यथार्थ क्या है, कि युग की सच्चाई क्या है, यथार्थ यानी सच्चाई क्या है। तो गोदान, पहली बात तो आप दो पीढ़ियों की टकराहट की कथा, शहरी जीवन वर्सेस ग्रामीण जीवन। मालती मेहता की कथा अगर एक तरफ है तो धनिया का होरी की कथा एक तरफ है जो ग्रामीण जीवन को प्रतिबिंबित करता है। तो दो पीढ़ियों की टकराहट की कथा जो मुख्यतः होरी और गोबर के द्वंद्व से व्यक्त हुई है। अब एक पीढ़ीगत टकराहट का संघर्ष तब दिखता है जो आज की पीढ़ी यानी वर्तमान पीढ़ी, उसके अगर एक वर्तमान की पीढ़ी हो गई उसका पिछला, दोनों में एक टकराहट दिखता है वैचारिक स्तर पे। वैचारिक स्तर पे ये जो पीढ़ी है वो कुछ नॉनमेसिता के साथ नए संदर्भों को लेके चलती है और पुरानी पीढ़ी अपने पुराने मूल्यों को नहीं छोड़ना चाहती। और वही चीज़ गोबर और होरी के साथ कैसे द्वंद्व की स्थिति में दिखाया गया है। और ऐसे में आलोक में गोदान में विद्यमान जो पीढ़ी संघर्ष है उस पर विचार करना है। फिर गोदान अपने युग का प्रतिबिंब भी है और आने वाले युग की प्रसव पीड़ा भी है विचार। देखिए, अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात है कि इस कंटेक्स्ट में ये है कि आपको इसमें सभी प्रश्नों को एक एक करके श्रृंखलाबद्ध निकाल के दे दिया है कि आपको इन प्रश्नों पर विचार करना है एक उपन्यास को पढ़ने के बाद। और जैसे ये है कि अभी है कि गोदान डूबते हुए सामंतवाद तथा उभरते हुए पूंजीवाद की संक्रमण काल की कहानी, एक ट्रांजिशन का फेज है। हम इन सारे प्रश्नों का अभी उत्तर देखेंगे। फिर एक चीज़ है कि प्रेमचंद ने गोदान में अपने समय के भारत की जितनी भी क्या समस्याएं थी उनको एक नज़र में ही ओझल नहीं करने दिया, आपके सामने वो सारी समस्याएं हैं। इसका मतलब जब भी ये कहा जाता है कि जिस समय का हमें एक परिस्थिति जानना हो उस समय का कोई ऐसा उपन्यास पढ़ो जो वाकई में वस्तुतः उन सारे मूल्यों को, सारे समस्याओं को, उस समाज की सारी समस्याओं को एक ही जगह पे लाके रख दिया हो। तो एक उपन्यासकार हो या एक कोई भी मतलब एक साहित्यकार जो होता वही व्यतीत होता है और उन तमाम चीज़ों को अपने में गुथे हुए होता है। ये प्रश्न भी बिल्कुल यही है कि क्या प्रेमचंद को पढ़ते हुए जब आप शहर के जीवन को, गांव के जीवन को, शहर में बदलाव किस प्रकार आता, गांव में कैसे बदलाव आता, उनके मूल्यों में कैसे बदलाव आता, जाति को लोग कैसे देखते, नारीत्व की परिकल्पना उस समय कैसे करते, समाज को किस आईने से देखते, उन सब चीज़ों को अगर आपको किसी भी समय का पढ़ना है तो उस समय का सर्वश्रेष्ठ जो उपन्यास उठा के पढ़ो जिनमें इन सारे बिंदुओं का समेकन एक जगह पे आपको मिल जाए। तो ये प्रश्न ही किसी इसी प्रकार बनाया गया है कि आपको इन तमाम चीज़ों का प्रश्न एक जगह मिल जाए कि प्रेमचंद ने गोदान में अपने समय के भारत की क्या सभी समस्याओं को प्रस्तुत किया, उसकी नज़र से कुछ भी ओझल नहीं हुआ। इस कथन के संदर्भ में गोदान में चित्रित समस्याओं पर चर्चा करें। इसके बाद आता है आदर्शवाद तथा यथार्थवाद, यानी कि गोदान तक आते आते प्रेमचंद। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न दूसरा है कि जब भी आप आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद पे जाते हैं तो आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद, आदर्शवाद क्या है कि हर एक चीज़ को हम एक आइडियलिज्म दृष्टि से सोचते हैं कि सब कुछ अच्छा है। अगर वो सब कुछ अच्छा है तो आदर्श उन्मुख कोई यथार्थवाद पूरी तरह यथार्थवाद में रूपांतरित हो गया, यानी जिसको हम कहते हैं कि किसी चीज़ से मोह भंग टाइप में होना। यानी गोदान तक आते आते क्या जो प्रेमचंद शुरुआत में अगर एक घर में क्लेश है और विद्रोह की स्थिति है तो क्या वही प्रेमचंद जो लास्ट में आते आते अंत में अपनी कहानी उपन्यास को ख़त्म करते करते उस घर में प्रेम की एकता को दिखाते हैं, क्या वही चीज़ वो लास्ट में जब आते आते या कफन में है, वो गोदान उपन्यास में है, क्या बिल्कुल वही चीज़ दिखाते थे कि नहीं अंततः सब कुछ अच्छा हो जाएगा? नहीं, एक समय था जो आदर्श उन्मुख थे कि सब कुछ आदर्श स्थिति में आ जाएगा, अच्छा हो सकता है, लेकिन
समय के साथ साथ जब उन्होंने परिपक्वता के साथ लेखन काम अपना अंत तक जारी रखा, तब उन्हें लगा कि समय के साथ यथार्थता यानी जो कड़वी सच्चाई है वो सबके समय आना चाहिए। जो चीज़ हम फैंटेसी में मुक्तिबोध के समय आते आते देखते हैं, या प्रगतिवाद नई कविता, जब मध्यवर्गीय जीवन जो होता है छटपटाहट से परिपूर्ण होता है और सब कुछ अपना सत्य उगल देना चाहता है, यथार्थ जीवन की परिकल्पना करके वही अपने उपन्यास में उद्घाटित करता है, तो क्या वही प्रेमचंद जो शुरुआत में आदर्शवादी सब कुछ लिखते थे, साथ में लास्ट तक आते आते अंततः उनके उपन्यास का चरम यथार्थ पे पहुंच गए, चरम सत्यता पे, सच्चाई पे पहुंच गए वही चीज़? ये प्रश्न है। फिर से है कि क्या गोदान सचमुच यथार्थवादी उपन्यास? देखिए, प्रश्न वही चीज़ है घुमा फिरा के, यानी जब भी आपको आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद की परिकल्पना की बात करें तो सच्चाई पे ही जोर दे रहा है कि आप उसी चीज़ पे सोचिए कि आपके सिलेबस में तो कहानियाँ भी पूरी हैं, उनकी उपन्यास भी है, और उपन्यास विधाओं की संपूर्ण जानकारी होगी तो आप तमाम चीज़ उपन्यास में पढ़ेंगे तो आप उस समय देखेंगे कि उपन्यास जब लेखन का, क्योंकि एक तरीके से वो कथा सम्राट हैं, कलम के जादूगर हैं, अगर वो कथा सम्राट हैं, कलम के जादूगर हैं और उनकी लेखनी लगातार 300 कहानियों तक चलती रही, तो क्या वही कहानियों के सुर जो शुरुआती दौर में थे वही हुए? क्योंकि जीवन में भी बिल्कुल ऐसा है कि शुरुआत का जीवन जैसा हो और एक सच्चाई, यानी जैसे जैसे आपका अनुभव होता है तो एक अनुभव के पश्चात आपका जीवन वही नहीं रह जाता और एक लेखक भी बिल्कुल वैसा ही नहीं रह जाता। तो वही चीज़ें कि क्या गोदान सचमुच यथार्थवादी उपन्यास है, उसमें आदर्शवाद के अवशेष मौजूद हैं? अगर हैं तो आपको प्रमाण सहित, और प्रमाण यही चीज़ है कि आपको उनकी कहानियों के, उनके तथ्यों के माध्यम से इस चीज़ को प्रमाणित करना होगा। अब प्रश्न तो हम करते रहेंगे, देखते भी रहेंगे, लेकिन ये इससे पता चल रहा है कि गोदान के जो संभावित प्रश्न हो सकते हैं, गोदान के संभावित प्रश्न में जो हमें दृष्टि रखनी है वो ये चीज़ रखनी है। तो गोदान की युगीन यथार्थ का, और हाँ, ये मैं थोड़ा सा वीडियो धीरे धीरे ही बना रही हूँ, बहुत फास्ट हमें बनाने की, क्योंकि इतना जल्दबाजी में हम नहीं पढ़ सकते, चीज़ों को समझना हमें बहुत अच्छे से पड़ेगा। अच्छा, ये काम कर सकते हैं कि हम एक एक टॉपिक के आप शॉर्ट वाइज कंसाइज वे में जिन चीज़ों को हमको रिपीटेडली याद करनी है उन चीज़ों को हम संक्षेप में लिख सकते हैं। बाकायदा हमें समझना है, इस चीज़ को अच्छे से समझना है, क्योंकि हमने उपन्यास तो बहुत अच्छे से देख लिया है। आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद, तो एक एक करके हम महाकाव्यात्मक उपन्यास के बारे में, फिर त्रासद जीवन की कथा के बारे में, शिल्प के बारे में, तो जितने भी प्रश्न हैं प्रश्न को बीच बीच में देखते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले इस गोदान उपन्यास में सबसे बड़ी बात जो है कि गोदान में जो सबसे बड़ी समस्या है पीढ़ी संघर्ष की, उस पीढ़ी संघर्ष पे आते हैं। गोदान जो उपन्यास लिखा गया 1936 में, 1936 ईस्वी का ये उपन्यास है, और ये उपन्यास क्योंकि 1936 के दौर का है और ये दौर है भारत के इतिहास का एक तीव्र संक्रमण काल। 1947 में मुझे एक तरीके से हम सभी को आज़ादी मिलती है। 1936 में गए, 1936 में उपन्यास लिखा गया है और हमको 47 में आज़ादी मिलती है। तो वो ट्रांजिशन का फेज, यानी 1915 में गांधी जी आ रहे हैं और उसमें उस समय से लेके आप देखिए कि क्रांति का दौर किस तरीके से, तो एक ऐतिहासिक दृष्टि पे आपका निगाह जाए तो वो देश का संक्रांति का काल था। और उस संक्रांति के काल में क्या चीज़ें थी हमारे समाज में व्याप्त, तो 1936 का जो उपन्यास है ये दौर है भारत के इतिहास का एक तीव्र संक्रमण काल, जिसमें मध्यकालीन नेता के अवशेष छिन्न भिन्न हो रहे थे और जो आधुनिक शक्तियाँ थी वो पहली बार अपनी पैठ जमा रही थी। आधुनिक शक्तियाँ जो थी वो एक तरीके से वो पहली बार अपनी पैठ जमा रही थी। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, ग्रामीण संरचना और सामंतवाद जैसे तत्व धीरे धीरे कमजोर हो रहे थे, जबकि उद्योग प्रधान अर्थव्यवस्था, शहरी सामाजिक संरचना, पूंजीवाद जैसी संरचनाएं उभर रही थी। अब इसमें आपको बहुत ही चीज़ों को एक साथ दे दिया गया। अब उस समय आप देखिए कि बारीकी से ध्यान देना है कि जब 1936 के दौर में गोदान उपन्यास लिखा जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये तो ट्रांजिशन का फेज है, उसमें मध्यकालीनता तो अवशेष उसके छिन्न भिन्न हो रहे थे, तो आ रही थी आधुनिक शक्तियाँ। और ये जब आधुनिक शक्तियाँ आ रही थी तो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, ग्रामीण जो हमारी संरचना थी और उसमें भी जो सामंतवाद जैसा तत्व था,
जो कि एकदम पैठ जमाए बैठा था, वो कमज़ोर हो रहा था। और साथ ही साथ जब हमारे यहाँ पे आधुनिक शक्तियाँ पहली बार पैठ जमा रही थी, उद्योग प्रधान अर्थव्यवस्था है, शहरी जीवन है, पूंजीवाद, एक तरीके से आप कहिए कि एक ऐसा दौर है कि जिसमें लोग पहले जीने के आदी रहे हों, जिसको सब कुछ समझते हों, उससे हटकर कोई नई विचारधारा एंट्री ले ली और उस विचारधारा के अनुरूप सब कुछ बदलाव हो गया। शहरी सामाजिक संरचना आ गई, उद्योग प्रधान अर्थव्यवस्था आ गई, पूंजीवादी संरचनाएं उभर गई। जब समाज में इतनी तीव्र गति से परिवर्तन हो रहे थे तो स्वाभाविक है कि पीढ़ियों के मध्य तो वैचारिक संघर्ष होंगे। अब इस समय का देखिए, ये उपन्यास आपको आज के संदर्भ में भी देखते चलना है कि आप गोदान को सिर्फ 1936 के दौर के अकॉर्डिंग ही नहीं पढ़ेंगे, वर्तमान में जब बैठेंगे और एक ट्रांजिशन का फेज आप देखिए इस समय का। आज के मुद्दे हैं क्लाइमेट जस्टिस चाहिए, लोगों को जलवायु न्याय के तहत एक ऐसे समाज में रहना है कि जहाँ पे जीवन यापन के लिए मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनको हेल्दी लाइफ स्टाइल चाहिए। एक ट्रांजिशन का फेज है जिसमें जीने के लोग आदी रहे हों। आज अचानक एक युग का दौर ऐसा है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी, हर सभी चीज़ें हो गई हैं कि डिजिटल मानव से कट गया है एक तरीके से देखा जाए तो। ये भी एक ट्रांजिशन का फेज था कि मध्यकालीन जो सोच विचार था उनको चुनौती देने वाले आधुनिक काल के लोग आ गए थे, और आज भी एक ट्रांजिशन का फेज ही चल रहा है। ये दोनों ट्रांजिशन का फेज है। और आज के दौर में अगर कहा जाए कि एक उपन्यास अगर लिखा जाए, मतलब एक ऐसा प्रश्न उठा दिया जाए कि आज के दौर में अगर आप एक उपन्यास लिखेंगे तो उस उपन्यास का चरित्र कैसा होगा, उस उपन्यास में आप किन चीज़ों को समाहित करना चाहेंगे। ये भी क्योंकि एक तरीके से तीव्र संक्रमण का काल है। तो 1936 का उपन्यासकार, आधुनिक शक्तियाँ जब पहली बार पैठ जमा रही हैं, तीव्र संक्रमण का काल है, और कृषि प्रधान अर्थव्यवस्थाएं, ग्रामीण संरचना, सामंतवाद, ये एक जो वाक्य है, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, ग्रामीण संरचना, सामंतवाद जैसे तत्व धीरे धीरे कमजोर हो रहे, ये इसकी पृष्ठभूमि को बता रहा है और कौन सी चीज़ें आ रही हैं। अब ऐसे में क्या हो रहा है कि दो पीढ़ियों के मध्य जब वैचारिक संघर्ष होगा ही होगा, तो पीढ़ी संघर्ष का मूल कारण क्या है? मूल कारण भी यही है कि पुरानी जो पीढ़ी परंपरा को छोड़ना नहीं चाहती है और नई पीढ़ी नए प्रयोग करना चाहती है, अपनी शर्तों पर जीना चाहती है। चूँकि गोदान अपने समय का महाकाव्यात्मक उपन्यास है। अब देखिए, हर एक उपन्यास को महाकाव्यात्मक कहने के पीछे महाकाव्यात्मक तत्व भी निहित होते हैं। और महाकाव्य एक काव्य है कि छोटे में सब कुछ आपको संपूर्ण विवरण नहीं हुआ, लेकिन महाकाव्यात्मक जीवन संदर्भों को लेके एक समाज के संपूर्ण परिदृश्य को दिखाया है, हर एक समस्याओं पे आपका ध्यान एक तरीके से इंगित किया है। तो अपनी पीढ़ी, जो नई पीढ़ी है, जो प्रयोग करना चाहती है, अपने शर्तों पर जीना चाहती है, और पुरानी पीढ़ी के जो संघर्ष, बीच के जो संघर्ष है, उसकी सघन उपस्थिति आपको इस उपन्यास में दिखती है। और वो उपस्थिति दिखाने में कई चरित्रों के माध्यम से ये दिखाया गया है, लेकिन जितने भी चरित्र हैं सभी का महत्व यहाँ बराबर नहीं। यानी जो चरित्र महत्वपूर्ण है उन चरित्र पे भी स्वतंत्र रूप से प्रश्न बनते हैं, चाहे वो हूरी, मालती मेहता हो। ये स्वतंत्र चरित्र जो अपने आप में एक तरीके से आज के समय में कहें कि किसी को होरी कह दे, तो इसका मतलब होरी कहना सिर्फ होरी नहीं है। होरी कहना एक समाज में एक कृषक जो तमाम समस्याओं से घिरा हुआ उसको इंगित करता है। मालती मेहता कह दिए या मालती कह दिए तो नारी योगिनी यथार्थ का चरित्र जो परिकल्पना तत्कालीन समाज में थी और वर्तमान समाज के संदर्भों में एक नारी दृष्टि क्या होती, नारी की सोच विचार क्या होती, उन सभी को वो इंगित करती, सभी को प्रतिबिंबित करती। इसलिए चरित्रात्मक उपस्थिति रहती है तो उससे भी प्रश्न बनते हैं, उसी प्रकार प्रश्न बनते हैं। तो गोदान में पीढ़ी संघर्ष ये तो कई चरित्रों के माध्यम से दिखाया गया, किंतु सभी का महत्व बराबर नहीं है। भोला और उसकी पुत्री जुनिया की टकराहट, अब देखिए एक एक लोगों का इन्होंने बहुत अच्छे से ये कहा है कि किसके बीच टकराहट की क्या क्या बिंदु रहे हैं। जैसे अगर एक बिंदु देखें, भोला और उसकी पुत्र जो जुनिया है, उसकी टकराहट में विधवा नारी की स्वतंत्रता की तनाव की गूंज है। यानी जो आपको अगर उपन्यास याद हो तो भोला एक चरित्र और उसकी पुत्री जुनिया, इन दोनों के बीच टकराहट में क्या है कि विधवा नारी की स्वतंत्रता, विधवा नारी की भी स्वतंत्रता, उसका भी स्वतंत्र जीवन होना चाहिए, इसकी टकराहट है।
इसी तरीके से दूसरा देखिए तो मथुरा और उसके पिता में दहेज के मुद्दे पर। अब देखिए दो बिंदु, एक तो आपको मिल गया कि नारी की स्वतंत्रता की गूंज किसके किसके बीच में है गोदान में, भोला और उसके पुत्र झुनिया के बीच में। दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी समस्या समाज में है दहेज के मुद्दे पे, तो दहेज के मुद्दे पे किसके किसके बीच टकराहट है, तो वो है मथुरा और उसके पिता में दहेज के मुद्दे पर टकराव दिखता है। इसी प्रकार तीसरा अगर देखें तो सरोज और उसके पिता में लड़कियों की स्वतंत्रता के मुद्दे पर, यानी जो सरोज है और उसके पिता में लड़कियों की स्वतंत्रता के मुद्दे पर। इसी तरीके से चौथा जो है कि राय साहब और उनके बेटे में विवाह के निर्णय को लेकर टकराहट दिखता है। इसी प्रकार दाता दीन और माता दीन तथा सिलिया और उसके माता पिता के विचारों में भी पीढ़ीगत अंतराल नजर आता है। यानी अगर यहाँ पे हम देखें तो भोला और उसके पुत्री झुनिया के बीच में जो मेन मुद्दा है नारी की स्वतंत्रता को लेकर है, मथुरा और उसके पिता में दहेज के मुद्दे, यानी नारी की स्वतंत्रता हुआ, दहेज का मुद्दा हुआ। इसी तरीके से जातिगत पीढ़ी अंतराल की समस्या हो गया, विवाह के निर्णय को लेकर समस्या हो गई। ये सिर्फ और सिर्फ गोदान की समस्याएं नहीं हैं, बल्कि ये वर्तमान की समस्याएं हैं। क्या आज के समय में पीढ़ीगत अंतराल या पीढ़ीगत समस्याएं, आंतरिक वैचारिक संघर्ष, क्लेश ये दूर हो गया है? क्या विवाह के निर्णय में अनमेल विवाह और कुछ हद तक तो ये सब चीज़ें काफ़ी कम हुई हैं, लेकिन क्या ये जड़ से समूल नाश हो चुकी हैं? ऐसी इस समय के संदर्भ में इसके बारे में, इस उपन्यास के बारे में सोचा जाए तो अपनी प्रासंगिकता को कहाँ तक बनाए रखता है? क्योंकि हम इन सभी को, जितने भी उपन्यास के चरित्र हैं, उन चरित्रों को आज के चरित्र में, आज के वर्तमान संदर्भों में सोच के देखें कि किन किन मुद्दों को जो संबोधित किया गया था 1936 में और जब हम 22 में हैं, तो इसमें क्या चीज़ें हैं कि बहुत सारी चीज़ें, कितनी चीज़ें बदलाव पार की हैं और कितना अभी भी बदलने को है। या आज अगर कोई कह दे कि आपको एक उपन्यास बिल्कुल गोदान जैसा कुछ लिखना है, तो आप किन किन मुद्दों को अभी भी संबोधित करेंगे? क्योंकि एक प्रश्न ऐसा आया भी है कि जो उपन्यास या कहानी या नाटक उस समय लिखा गया था, अगर आपको उपन्यासकार या नाटककार या कथाकार इस समय बना दिया जाए, हाइपोथेटिकल सोचिए, तो अगर आप ऐसा उपन्यास लिखेंगे तो किन किन मुद्दों को आज के संदर्भ में आपको लगता है संबोधित करेंगे? जैसे ये हो गया कि आज पर्यावरणीय मुद्दा सबसे ज़्यादा हावी है, तो पर्यावरणीय मुद्दा तो हावी है, लेकिन इनके अलावा भी समाज में ऐसी कौन कौन सी समस्याएं व्याप्त है जिनको आप उस उपन्यास में डाले बिना उस उपन्यास को कंप्लीट नहीं मानेंगे, महाकाव्यात्मक कलेवर नहीं दे पाएंगे? ये चीज़ें हैं। सच कहें तो प्रेमचंद ने गौण रूप से इन सभी चरित्रों को पीढ़ी संघर्ष के माध्यम से बनाया, किंतु इनकी विस्तृत अभिव्यक्ति देखिए, ये सभी संघर्ष जितने भी हैं, भले ही वो गौण रूप में है, लेकिन हर एक मुद्दे को उठाने में वो पात्र भी विशेष भूमिका में रहे हैं। गौण ही सही दहेज प्रथा का मुद्दा हो, पीढ़ीगत अंतराल की समस्या हो, नारी की स्वतंत्रता का मुद्दा हो, जितने भी पात्र थे गौण रूप में ही सही, लेकिन एक एक प्रश्नों को आपके मन में डाल देते हैं। लेकिन इस विस्तृत अभिव्यक्ति अगर कोई दिया है तो होरी और गोबर के माध्यम से दिखाया गया है। होरी और गोबर की जो स्थिति है पीढ़ी संघर्ष वस्तुता वो दिखाती है ढहते हुए सामंतवाद और उभरते हुए पूंजीवाद के मूल्यों का संघर्ष। होरी पारंपरिक किसान है जो धर्म, बिरादरी और मर्यादा से डरता है, संयुक्त परिवार तथा धार्मिक आस्था जैसे मूल्यों को जीवन का सार तत्व समझता है, समाज के दबावों की जकड़न के कारण यथा स्थितिवादी मानसिकता का शिकार रहता है। इसके विपरीत गोबर उस पीढ़ी का प्रतीक है जिसने औद्योगिकरण, पूंजीवाद, नगरीकरण, लोकतंत्र की उभरती हुई दुनिया में अपनी आंखें खोली है। भौतिकवाद, अलौकिकवाद, समानता है, स्वतंत्रता है, न्याय जैसे आधुनिक मूल्यों के पक्ष में बहुत सी बातें सुनी है। यह पीढ़ी अपने शोषण और दमन की नियति मानकर झेलने को तैयार नहीं है, वरन उभरते हुए पूंजीवाद से जो पैदा हुए अवसर है उनको भुनाकर अपनी स्थिति बदल डालना चाहती है। स्वाभाविक है कि ऐसी दो पीढ़ियां यदि एक साथ उपस्थित होंगी तो उनमें टकराहट तो स्वाभाविक है कि होना ही होना है। और इसी संदर्भ में डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा भी है कि होरी और गोबर की बातचीत एक पिछड़े हुए किसान और अपने अधिकार को पहचानने वाले आगे बढ़े हुए एक नए किसान की चेतना की टक्कर है। होरी स्वाभाविक रूप से एक यथास्थितिवादी चरित्र है, जबकि गोबर विद्रोही मानसिकता का युवक है। मैंने कहा था इसमें प्रश्न आपको इस प्रकार भी आएंगे कि एक स्टेटमेंट दिया है, होरी स्वाभाविक रूप से एक यथास्थितिवादी चरित्र है, ठीक है, लेकिन गोबर जो है एक विद्रोही मानसिकता का एक युवक है।
और इनके संदर्भों में ये देखिए कि भगवान ने एक किसान होरी कहता है कि भगवान ने जब उसे गुलाम बना दिया तो अपना क्या वश है, और गोबर वहीं पे पुरुष की शारीरिक संरचना को आकर देकर यहाँ पे कहा गया है कि उसका रंग कैसा है, सांवला है, लंबा है, गहरा युवक है, जिसे इस काम में रुचि ना मालूम होती, प्रसन्नता की जगह मुख पर असंतोष और विद्रोह का भावना था। तो इसमें ये कि होरी ने एक तरीके से अपनों को बताया कि जब गुलाम बना दिया गया तो क्या बस है, एक तरीके से यथा स्थितिवादी रवैया। और हमने यहाँ पे ऊपर ही देखा कि ये जो उपन्यास से जो विस्तृत अभिव्यक्ति देने वाले दो पात्र हैं, होरी और गोबर, तो ये जितनी भी समस्याएं कि ढहता हुआ सामंतवाद, इस संक्रमण के दौर में ढहता हुआ सामंतवाद, उभरता हुआ पूंजीवाद, इनके मूल्यों का संघर्ष, पारंपरिक किसान वर्सेस धर्म, बिरादरी, मर्जात से डरना, संयुक्त परिवार, धार्मिक आस्था जैसे मूल्यों को, ये देखिए ये आपको पृष्ठभूमि दे रहा है। गोदान उपन्यास की पृष्ठभूमि यहाँ पे पता चल रहा है कि समय क्या है, ढहता हुआ सामंतवाद, उभरता हुआ पूंजीवाद का मूल्य है, पारंपरिक किसान, धर्म, बिरादरी और मर्जात से होरी क्यों डरता है। धर्म, बिरादरी और मर्जात उसके लिए बहुत मायने रखता है। संयुक्त परिवार तथा धार्मिक आस्था जैसे मूल्यों को जीवन का सार तत्व समझता है। वो दबाव की जकड़न के कारण यथावादी मानसिकता का शिकार है, लेकिन ये सब जो शिकार हो रही है वो गोबर तो नहीं है, और गोबर नहीं, और गोबर अपने सामने अलग समय देख रहा है। होरी अपना समय जो था उसका अलग था, लेकिन गोबर अपने सामने देख रहा है कि हमारे सामने तो औद्योगिकरण है, पूंजीवाद है, नगरीकरण जीवन है, लोकतंत्र है, भौतिकवाद है, ई लोग है, समानता है, स्वतंत्रता है, न्याय जैसे आधुनिक मूल्य के पक्ष में बहुत सी बातें हैं। हम अपना शोषण और दमन को नियति मानकर नहीं झेल सकते, ये आप झेल सकते हैं क्योंकि ये आपके संघर्ष का समय था। और इसी में डॉक्टर रामविलास शर्मा का ये कथन है कि होरी और गोबर की बातचीत जो है वो एक पिछड़े हुए किसान और अपने अधिकार को पहचानने वाले आगे बढ़े हुए एक नए किसान की चेतना की टक्कर है। यानी वर्तमान में भी आज भी जो उपन्यास वगैरह लिखे जाएंगे तो जो पीढ़ीगत समानता की बात की जाती, पीढ़ीगत असमानता जैसी स्थिति, पीढ़ीगत संघर्ष क्यों होगा, क्योंकि वैचारिक स्थिति पे जो आज आँख खोल रहा है उसके सामने की दुनिया बिल्कुल अलग है। पहले की दुनिया में अगर पर्यावरणीय समस्याएं इतनी निहित नहीं थी तो आज का बच्चा जो भी हो वो तमाम ऐसी समस्याओं से शारीरिक रूप से वैसे ही कुंठित हो जाएगा या शारीरिक रूप से वैसे ही उसको क्षति होगी, क्योंकि आज का जो समाज उसको दे रहा है वो कुछ और दे रहा है, तो वो उसके अनुरूप चीज़ों की कल्पना करेगा, उस अनुरूप अगर लिखना कुछ चाहेगा तो ऐसे लिखेगा। तो उपन्यास को इन चीज़ों को ध्यान में रख के हमें पढ़ना है। ये आगे फिर ऐसी इनके बारे में कि ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये पुख्ता आपको बातों को कहने की कि होरी का सोच क्या है या गोबर की प्रतिक्रिया क्या है, गोबर की बातों में क्या झलकता है। जैसे यहाँ पे है कि होरी की मान्यता है कि होरी को हम कैसे समझे, वो क्या समझ रहा है, और होरी को भी हम गलत नहीं कह सकते और गोबर को भी नहीं, क्योंकि दो व्यक्ति दो समय को प्रतिबिंब कर रहे हैं। हालांकि उपन्यास एक समय लिखा गया, लेकिन पीढ़ीगत समानता एक पहले की पीढ़ी का समय का और उस समय की पीढ़ी का, दोनों की जो अंतर है उस अंतर को एक साथ दिखाने की कोशिश कर रहा है। होरी की मान्यता है कि देखिए, होरी मानता है क्या कि ऊंच नीच या विषमताएं ईश्वर द्वारा निर्मित है। अब ये हो गया यथा स्थितिवादी रवैया किसका, होरी का। होरी ही कहता है कि हमारे ही कर्मों का ये परिणाम है, हमारी ये मान्यताएं जो हमें किस तरीके से बना दी हैं कि यथा स्थितिवाद, जो जैसा उसे वैसा ही स्वीकार कर लो, धर्म मर्जात से बड़ा कोई नहीं होता। लेकिन आधुनिक विचारों से प्रेरित गोबर जैसे युवक को इस दृष्टिकोण का विरोध करने के सिवा और कौन सा रास्ता है। नहीं विरोध करेंगे, यथा स्थितिवादी जिएंगे, तो फिर होरी और गोबर में अंतर ही क्या रहा। होरी अपने को बताता है कि छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते। अब देखिए, ये स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है कि होरी खुद अगर जिसकी मानसिकता में ही ये चीज़ बैठा हुआ है कि ऊंच नीच या विषमताएं जो है ईश्वर द्वारा बनाएगी, और ईश्वर तो सर्वश्रेष्ठ हो गया। अगर कोई सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति ही ये निर्मित करके भेजा है कि हमारे बीच ऊंच नीच की विषमता है, छोटे बड़े अगर भगवान के घर से ही बनकर आते हैं, तो फिर उनके प्रति विद्रोह ये व्यक्ति कैसे कर सकता है, जिनके प्रति इस व्यक्ति के अंदर श्रद्धा भाव है। और श्रद्धा और भक्ति निबंध में आपने देखा होगा कि श्रद्धा क्या होता है। संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है, उन्होंने पूर्व जन्म में जैसे कर्म किया होगा वैसे ही वो आनंद भोग रहे हैं, हमने तो कुछ ऐसा किया नहीं तो फिर भोगे क्या।
इससे आपको यहाँ से यहाँ तक पूरा ये चीज़ लग गया कि होरी जो है वो किस टाइप में सोच रहा है। उसके द्वारा जो उसकी जो मानसिक संरचना है कि ऊंच नीच विषमताएं ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, और जब वही निर्मित करके भेजा है, वही अपने घर से ऐसे बनाया है। और ये संपत्तियाँ तो बड़ी तपस्या से मिलती हैं। जब हमने ऐसा कुछ पूर्व जन्म में किया नहीं, तो कर्मों का परिणाम ये है कि हमको कुछ नहीं मिलने वाला, और नहीं मिलने वाला तो हम यथास्थितिवादी रवैया में वैसे ही खुश हैं, और मुझे कुछ भी विद्रोह करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर बेटा विद्रोह करता है तो वो भी एक तरीके से गलत है। अब गोबर यहाँ पे क्या करता है कि ये जो आप बोल रहे हो ये सब तो मन समझाने की बातें हैं। भगवान आपको बराबर, भगवान तो सबको बराबर बनाते हैं। यहाँ जिसके हाथ में लाठी, ये स्टेटमेंट देखिए कि यहाँ जिसके हाथ में लाठी है वो गरीबों को कुचलकर बड़ा आदमी बन जाता है। इससे आपको पुख्ता करना कि ये है वर्तमान की सोच कि यहाँ जिसके हाथ में क्या है, यहाँ जिसके हाथ में एक तरीके से है लाठी, वही गरीबों को कुचलकर बड़ा आदमी बन जाता है। होरी उस पीढ़ी का प्रतीक है जो समाज के समक्ष व्यक्ति को महत्वपूर्ण नहीं मानता। अब देखिए यहाँ पे दोनों की बातों से ये बता दिया गया कि होरी उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रहा है या प्रतीक है जो समाज के समक्ष व्यक्ति को महत्वपूर्ण नहीं मानता। और आज के समय में आप देखेंगे कि व्यक्तिवाद, इंडिविजुअलिज्म एक तरीके से कॉन्सेप्ट है कि इंडिविजुअल हम अपने आप को कितना मानते हैं, हम अपने को, एक व्यक्ति अपने को कितना सर्वश्रेष्ठ मानता है कि अपने से हर एक चीज़, अपने से प्रेम करना, तो इंडिविजुअल की भावना को लेके चलना। यहाँ पे ऐसा नहीं है, समाज के समक्ष ही व्यक्ति को महत्वपूर्ण, उन्होंने कहा है कि समाज के समक्ष व्यक्ति को महत्वपूर्ण नहीं मानता। बिरादरी को और मर्जात का दबाव होरी पर इतना ज़्यादा होता है कि वह हर अन्याय सहने को तैयार है, किंतु विद्रोह करने को नहीं। इसके विपरीत गोबर की दृष्टि में बिरादरी और समाज सब पैसे के सामने निरर्थक व महत्वहीन है। तो होरी कहता है कि हम सब जो है वो बिरादरी के चाकर हैं और उसके बाहर नहीं जा सकते। तो गोबर कहता है कि रुपए हो तो ना हुक्का पानी का काम होगा। देखिए अब ये उसकी एक तरीके से तड़प है। उसकी तड़प ये है कि समाज में अगर हमने क्या किया, एक तरीके से स्वतंत्र दृष्टि से देखा जाए, एक विवाह कर लिया तो समाज हमारा हुक्का पानी तक बंद कर देता है। ये तो हमारे साथ सरासर अन्याय है। पर ये होरी के लिए अन्याय नहीं होगा, क्योंकि होरी ने जैसा समाज है उसने उसी तरीके से समाज को मान लिया है, और जो भी उसमें कमियां रह गई है वो सारी चीज़ें भगवान ने, ईश्वर ने ऐसा प्रदत्त किया, वो अगर उसको मानता है तो इसका मतलब वो संतुष्ट है वहाँ तक। पर गोबर इस चीज़ को नहीं देख सकता, क्योंकि गोबर को ये पता है कि रुपए होते ना, या जिसके पास रुपए हैं तो समाज में अगर गलत भी कर रहा है तो गलत उसके लिए सत्य, क्योंकि समाज उसको उसकी सहूलियत के अनुसार सब कुछ दे रहा, हमको उस चीज़ से वंचित कर दे रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास रुपए नहीं है। रुपए होते तो ना हुक्का पानी का काम, ना जात बिरादरी का काम होता। दुनिया तो देखिए यहाँ बहुत बड़ी चीज़ है कि जो दुनिया है, दुनिया क्या है, वो दुनिया जो है वो पैसे की है, हुक्का पानी कोई नहीं पूछता। इसका मतलब ये बहुत अच्छे से कि ये बात होरी गोबर बहुत अच्छे से समझ रहा है कि जो उसके पिताजी समझ रहे हैं, जिस सोच से वो गुजर रहे हैं, जिसके डर से हर एक चीज़ से वो अपने जीवन जीने से उस तरीके से कतरा रहे हैं या यथास्थिति रवैया को बदलना नहीं चाहते हैं, उसमें सबसे बड़ी समस्या उनके साथ यही है कि वो यथास्थितिवाद को बदलाव की दृष्टि से कुछ भी नहीं देख रहे हैं, और ये नहीं समझ रहे हैं कि उनके साथ सरासर अन्याय पे अन्याय हुए जा रहा है। होरी सामंतवादी समाज का एक तरीके से कहते नहीं कि जब किसी चीज़ के आप अभ्यस्त हो चुके होते हैं तो आपको समझ में नहीं आता कि वो चीज़ सही है कि गलत है, और लगातार उसके साथ ये चीज़ें सामंतवादी मूल्य उस पर इतना हावी हो गया है कि उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये सामंतवादी मूल्य जो समय के साथ मेरे पे अन्याय लगातार हो रहे हैं वो वाकई में अन्याय है, इसके विरुद्ध आवाज़ उठाया जा सकता है। होरी सामंतवादी समाज के अनुरूप है। संयुक्त परिवार व्यवस्था में उसकी अखंड विश्वास है। उसका परिवार अपने भाइयों से बेशक अलग हो, किंतु उसके मन में भी देखिए संयुक्त परिवार, उसका मन संयुक्त परिवार के ही मूल्यों से नहीं थे। इसके विपरीत गोबर का दृष्टिकोण है पूंजीवाद और नगरीय संरचना। इसके कारण वो मानता है एकल परिवार के पक्ष में दिखता है। होरी कहता है कि देखिए अपने भाई लाख, अब देखिए इस बात को प्रमाणित भी किया जा रहा है। जब भी प्रश्न का आंसर आपको प्रमाण में देना होता है तो आप कैसे बताएंगे कि नहीं होरी पक्का उसका यथास्थितिवादी मानसिकता ही है। तो ये इस तरीके से कि इतना कहने के बाद जब उसका भाई खुद धोखा दे देता है, उसकी गाय को जहर खिला देता है, फिर भी वो व्यक्ति
अपने भाई लाख बुरे हों तो अपने भाई ही हैं, अपने हिस्से बकरे के लिए सब लड़ते, पर इससे खून थोड़े ही बढ़ जाता है। ये बताता है कि एक तरीके से अचल किसी चीज़ पे होना, स्थिर, बिल्कुल स्थिर, चलायमान नहीं होना। गोबर कहता है क्या घर में मेरा हिस्सा नहीं है, और झुनिया पर किसी ने हाथ उठाया तो आज महाभारत हो जाएगा। होरी धर्म में अखंड आस्था रखता है और यही धार्मिक आस्था है उसकी निरंतर। यहाँ पे आके बताया कि इसकी जो अखंड आस्था है, ये अखंड आस्था ही है जो यही धार्मिक आस्था है उसके निरंतर शोषण व पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार है। गोबर इस बात को समझता है कि धर्म जो होता है ये उच्च वर्गों का एक उपकरण है जिसके माध्यम से वो शोषण और दमन को वैध बनाते। देखिए यहाँ तक तो गोबर पूरी तरह समझ चुका है, लेकिन वो समाज समझाने में इस चीज़ को अपने को अक्षम पाता है कि शोषण और दमन का जो मूल कारण धर्म और उच्च वर्गों द्वारा एक उपकरण के रूप में अपनाया जाता है, वो निरंतर हमारे यहाँ क्या है कि लोगों ने धार्मिक आस्था की जो पैठ जमा दी है एक व्यक्ति के मानसिक स्तर पे कि वो किसी भी चीज़ का विद्रोह करने से पहले 1000 बार ये सोचेगा कि अगर वो आज यहाँ करेगा तो उसका फल कहीं और भुगताना होगा। और किसी भी व्यक्ति को वाकई में ये आपको उपन्यास में होरी और गोबर के उपन्यास से ये भी लगता है कि किसी भी व्यक्ति को तोड़ने के लिए अगर आपने उसके मानसिक तौर पे अगर उसको वाकई में कुंठित कर दिया, मानसिक तौर पे ऐसी क्षति पहुंचा दी कि जिससे वो उसी स्तर पे जाकर किसी चीज़ को ना या हाँ कहने की शक्ति नहीं रखता है या चेतन स्तर पे उस चीज़ों को नहीं सोच पाता है, तो फिर वो विद्रोही या कोई भी चीज़ सरासर अन्याय हो उसके प्रति वो विद्रोह कर ही नहीं सकता। तो यहाँ तक था होरी और गोबर का संवाद, बहुत ही अच्छे से ये चीज़ें और आगे भी हैं। तो ये फिर दूसरा प्रश्न यहाँ से शुरू होगा। होरी के पेट में धर्म की क्रांति मची हुई थी, अगर ठाकुर या बनिए के रुपए होते तो उसे ज़्यादा चिंता नहीं। देखिए ये स्टेटमेंट सीधे ही प्रश्न दे देंगे कि होरी के पेट में धर्म की क्रांति मची हुई थी, अगर ठाकुर या बनिए के रुपए होते तो उसे ज़्यादा चिंता ना होती, लेकिन ब्राह्मण के रुपए हैं, उसकी एक पाई भी दब गई तो हड्डी बाहर तोड़ कर निकलेगी। अब यहाँ भी इस कोटेशन में बहुत बड़ी बात है कि होरी के पेट में धर्म की क्रांति मची हुई थी। धर्म, देखिए धर्म की क्रांति, और वो धर्म की क्रांति इतनी हिलोरे मार रही थी कि अगर वो किसी और का पैसा लेता तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि उसने ब्राह्मण का लिया था और उसके दिमाग में इस चीज़ों को बैठा दिया गया था, भाई तुम अगर ब्राह्मण का पैसा लिया तो हड्डी तोड़ कर ये निकलेगी। फिर गोबर ये कहता है कि यह पाप धन पचे कैसे। अब देखिए होरी को ये बहुत अच्छे से पता है कि उसकी धार्मिक क्रांति जो है अगर वो गलत करता है तो फिर वो अपने आत्मग्लानि से भर जाएगा। और गोबर को भी ये बात बहुत ही क्लियर है कि ये पाप तो धन से पचे कैसे, इसलिए दान धर्म करना ही पड़ता है। भगवान का भजन भी इसलिए होता है क्योंकि भूखे नंगे रहकर भगवान का भजन करें तो हम भी देखिए। उसका भी कहने का मतलब ये है कि जितने लोग भी आपको ये पाठ पढ़ा के गए हैं, अगर वो भूखे भजन नंगे रहकर करें तो हम भी तो देखें ऐसे कितने लोग हैं जो वाकई में कर सकते हैं। लेकिन बात तो वही है कि होरी की जो संपूर्ण मानसिकता वो सामंतवादी समाज के अनुकूल है और जिसमें किसानी के काम में मर्जात मानी जाती है जबकि मजदूरी में नहीं। अब यहाँ भी एक बात है कि एक चीज़ है हमें समय के साथ चलते रहना चाहिए, लेकिन उपन्यास में होरी की स्थिति ऐसी देखकर लग रही है कि किसानी के काम में वो मर्जात यानी अपनी जाति मर्जात को लेके वो इस तरीके से कि दरकदर वो है कि चाहे भूख के लिए उसको अन्न या पेट भरने के लिए पैसे भी ना मिले, लेकिन मर्जात उसकी बनी रहनी चाहिए, जबकि मजदूरी में उस मर्जात को समझता नहीं है। लेकिन गोबर अपनी स्थिति के बदलाव के लिए जो भी कुछ करना पड़े वो सभी के लिए तत्पर है। होरी जो 10 रुपये महीने का भी नौकर है वह भी हमसे अच्छा खाता पहनता है, ये खुद कह रहा। अच्छा ये देखिए एक द्वंद्व है, जैसे ये हुआ कि हम अपने पे इस चीज़ को लेके देखें कि जैसे हमें पता है कि ये चीज़ें गलत है, लेकिन गलत होते हुए भी हमें ये पता है कि अगर हम इसके खिलाफ जाकर बोल दिए तो फिर हमारी इज्जत क्या रह जाएगी, हमारी हैसियत क्या रहेगी, हमारी मान प्रतिष्ठा क्या रहेगी। बिल्कुल वही चीज़ आप होरी को रख के सोचिए। होरी को ये पता है, होरी को ये चीज़ पता है कि जो 10 रुपया महीना कमाने वाला नौकर भी वो भी उससे अच्छा खाता पहनता है, लेकिन उसके साथ समस्या क्या है कि वो इतनी बड़ी समस्या को जानते हुए भी उस समस्या का समाधान भी उसे पता है, लेकिन वो समाधान लेना नहीं चाहता क्योंकि उस समाधान का मूल्य उसे जो चुकाना पड़ेगा वो उसे भारी लग रहा है। मूल्य ये चुकाना पड़ेगा कि खेती में जो मर्जाद वो नौकरी में नहीं तो वो एक नौकर नहीं बनकर रहना चाहता है, और वही उसको जीवन पर्यंत अंततः शांत क्या जीवन के अंत तक
उसको इस स्थिति में ला जाता है। कहानी पूरा उपन्यास तो हमने देखा ही है। वो अकेला 125 कमाएगा। यहाँ तो लोग कहेंगे कि मजूरी करता है, कहने दो, मजूरी करना कोई पाप तो नहीं। तो गोबर समझा रहा है उसको कि तो मजूरी करना कोई पाप तो नहीं है, जीवन में बदलाव सार्थक लाना है, और जहाँ से नहीं आ रहा है, जहाँ पे हम अन्याय से घिरे हुए हैं, अगर वहाँ से बाहर निकलना है तो ये तो ज़रूरी है। तो इससे आपको इस पूरे प्रश्न के कंटेक्स्ट में ये पता चल गया कि गोदान में होरी और गोबर के पीढ़ी संघर्ष के माध्यम से प्रेमचंद ने अपने युग के ट्रांजिशन को तो बहुत ही गहराई से प्रस्तुत किया है। आप आज के संदर्भ में भी इस ट्रांजिशन फेज को देख सकते हैं और बहुत ही गहराई से कि कहाँ पे आप हैं और अतीत कैसा रहा और भविष्य कैसा आप सोच रहे हैं, और वर्तमान में आप किन बदलावों को नकार रहे हैं, जिन बदलावों से शायद आपका कल और सुधर सकता हो। ये बहुत ही अच्छे संवादों से, होरी और गोबर के संवादों से हम बहुत ही अच्छे से इन बातों को समझ सकते हैं। तो ही ये लगेगा कि हाँ, उपन्यास वाकई में समझना सार्थक रहा है। पढ़ने के संदर्भ में तो ठीक है, लेकिन हमारे जीवन में उपन्यास की सार्थकता क्या रहेगी, ये चीज़ें तब हमें ज़्यादा इसकी कीमत चुका पाएंगे। तो इसी तरीके से और भी हमें प्रश्नों पे करना है। हालांकि ये सीरीज़ जारी रहेगी, और ख़ासकर जितने लोगों ने बराबर ये कहा कि चीज़ों को और एक्सप्लेन करके बताना चाहिए और वाकई में वो समझ रहे हैं, तो वो इसके साथ जुड़ें और आगे से आगे इसको स्प्रेड करेंगे। और कोशिश ये रहेगी कि हम एक प्रश्न को सिर्फ इस प्रश्न की तरह डील नहीं करें, इनको समझे जीवन के साथ भी। देखिए, एक चीज़ बहुत अच्छी है कि साहित्य जीवन के संदर्भों को बहुत अच्छे से समझाती है, तो हमें साहित्य को उस रूप में लेना चाहिए। हमें तो लगता है साहित्य एक बहुत ही व्यापक बदलाव की दिशा आपको दे सकता है, और हमें उन्हीं चीज़ों के रूप में, अच्छी बात है कि हमारी सिलेबस में है, पर उससे इतर जाके भी हमें जीवन मूल्यों को समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।